जोहार साथियों, जय आदिवासी। लोकसभा के चुनाव के बाद अब फिर से पूरे देश में चुनावी माहौल बन रहा है, क्योंकि इस साल के अंत तक और आने वाले साल की शुरुआत में देश में करीब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और इसको नज़र रखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म हो गए हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के अंत तक हो जाएंगे और दिल्ली में आने वाले साल की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में चुनाव का क्या माहौल है। चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी बताएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन फिलहाल झारखंड में सरकार चला रहा है। अभी राज्य में चुनावों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में यहाँ चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणामों पर नज़र डालें तो यहाँ बीजेपी ने 14 में से 9 सीटें जीत ली थी, लेकिन बीजेपी राज्य में जो आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित 5 सीटें हैं, उन 5 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ये 5 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अगर इस चुनाव परिणाम की तुलना अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव से की जाए तो बीजेपी को घाटा हुआ है। 2019 में बीजेपी ने 14 में से 12 सीटें जीत ली थी। इस लिहाज से जेएमएम और कांग्रेस को इस साल के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही उत्साहित होने का एक कारण तो मिला है, लेकिन उसके लिए एक चिंता की बात भी है, क्योंकि वह एक भी गैर आदिवासी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई। उन्होंने जितने भी चुनाव जीते वे सभी आदिवासियों के लिए आरक्षित बैठकें थी। झारखंड, जिसे 2000 में बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था, ऐतिहासिक रूप से आदिवासी हितों की राजनीति का केंद्र रहा है। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी की बात की जाए तो आदिवासियों की आबादी 26% के करीब है। आदिवासी समुदाय झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में एक निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन क्या कोई पार्टी या गठबंधन सिर्फ आदिवासी वोटों के भरोसे सत्ता में वापसी कर सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें झारखंड के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ का विश्लेषण करना होगा। आदिवासी समुदाय का झारखंड चुनाव में स्थान क्या है उसकी बात करें तो झारखंड का इतिहास आदिवासी संघर्षों से जुड़ा हुआ है। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का आंदोलन और कई अन्य आदिवासी संघर्षों ने इस राज्य के आदिवासी समुदायों को संगठित किया और उन्हें एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभारा है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से लगभग 28 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के निर्माण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आदिवासी अधिकारों की आवाज़ उठाई है। आज भी राज्य के आदिवासी इलाकों में राष्ट्रीय दलों बीजेपी या कांग्रेस के मुकाबले जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज़्यादा भरोसा देखा जाता है। हेमंत सोरेन ने अपने पिता यानी कि शिबू सोरेन की विरासत को कामयाबी से संभाल लिया है। उनका आदिवासी समुदाय के बीच एक मजबूत जनाधार और उनका समर्थक है। जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था तो लोकसभा चुनाव में आदिवासी इलाकों में इसका निर्णायक असर दिखाई दिया था। पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासियों को बरकरार रखने के लिए कई फैसले किए हैं। इनमें सन्ना धर्म कोड की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पास करना शामिल रहा है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए स्थानीय नीति 1932 खाद्यान्न को लागू करने की मांग पर भी उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया था। लोकसभा चुनाव के परिणाम और आदिवासी इलाकों में लोगों की बातचीत से ऐसा कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को अगले विधानसभा चुनाव में आदिवासी का समर्थन मिलेगा। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि बेशक आदिवासी झारखंड की सत्ता तक पहुंचने के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मतदाता के भरोसे सत्ता तक पहुंचना नामुमकिन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब भी सत्ता में आई है उसे कांग्रेस या बीजेपी का सहारा लेना ही पड़ा है। झारखंड में गैर आदिवासी वोटों का गणित क्या है उसकी बात करें तो झारखंड में आदिवासी मतदाता एक प्रमुख वोट बैंक है, परंतु राज्य की राजनीति केवल उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती है। झारखंड की आबादी में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, मुस्लिम और सवर्ण मतदाताओं की बड़ी जनसंख्या है। इनमें ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या बड़ी है। यह जनसंख्या लगभग 45 से 50% बताई जाती है, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 14% मुसलमानों का है। कुल मिलाकर राज्य में आदिवासी समुदायों के अलावा गैर आदिवासी समुदायों का वोट 70% से अधिक है। अभी तक यह देखा गया है कि ओबीसी समुदाय जो राज्य की बड़ी आबादी का हिस्सा है, आमतौर पर भाजपा के समर्थन में माने जाते हैं। कांग्रेस जो राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में है,
परंपरागत रूप से मुस्लिम और दलित वोटों पर अपनी पकड़ रखती है। इस लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा जब कांग्रेस के साथ आ जाता है तो फिर यह गठबंधन मजबूत दिखाई देने लगता है। अब बीजेपी की रणनीति क्या है उसकी बात करें तो झारखंड में बीजेपी एक मजबूत पार्टी है। 2019 में चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी राज्य में अपने आधार को बनाए रखने में कामयाब रही है, लेकिन आदिवासी इलाकों में पार्टी का आधार काफ़ी कमज़ोर हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड में आदिवासी बीजेपी को एक आदिवासी विरोधी पार्टी के तौर पर देखने लगा है। इसका मुख्य कारण बीजेपी की रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में भूमि कानूनों से छेड़छाड़ को माना जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों को अगर बारीकी से देखें तो यह पता चलता है कि न सिर्फ गैर आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, बल्कि कई लोकसभा क्षेत्रों में ज़्यादातर विधानसभा इलाकों में उसे बढ़त मिली थी। लोकसभा चुनाव में 50 से ज़्यादा सीटों पर उसे बढ़त हासिल हुई थी। फिलहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी ने अपने बड़े आदिवासी नेताओं को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। पार्टी की रणनीति के अनुसार अगर पार्टी राज्य अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों से 5 से 60 सीट भी जीतने में कामयाब रहती है तो वह सत्ता में पहुंच सकती है। इसके अलावा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे उछालकर बीजेपी आदिवासी वोटों में बिखराव की कोशिश भी कर रही है। अब गठबंधन के सामने चुनौती की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती यह है कि केवल आदिवासी वोटों के भरोसे सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। इस बात का एहसास गठबंधन को भी है। इसलिए झारखंड सरकार ने मैया योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1000 रुपये महीना दिया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों और लोकसभा चुनावों के विश्लेषण में यह बात बार बार सामने आई है कि अब महिला वोटर परिवार के पुरुषों के इशारे पर वोट नहीं करती है, वह अपना फ़ायदा और नुकसान का आकलन कर स्वतंत्र तरीके से वोट कर रही है। झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन ने इस बात को शायद समझा है, लेकिन क्या राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने में देरी कर दी है, यह देखना होगा, क्योंकि योजना को लागू करने और उसका लाभ जमीन तक पहुंचने में समय लगता है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, बल्कि यह उनका कोर एजेंडा बन चुका है। इसका फ़ायदा भी गठबंधन को हो सकता है। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी बताएं। और जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा कि झारखंड के लोगों की इच्छा क्या है। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।